बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मेरे सब देखने वालों को बहुत बहुत खुशामदीद। जैसा कि आपके साथ वादा किया था साहिवाल के सबसे पहले जो है हमारा चैनल, डिजिटल चैनल सेंटर साहिवाल, उससे हम आपके साथ लाइव हैं। और बाखबर साहिवाल बहुत ज़रूरी था। डवीएन साहिवाल में अभी तक साहिवाल की खबरें हम तक नहीं पहुंच रही थी, और अगर पहुंच रही थी तो कहीं कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं था हमारे पास। यूँ समझ लीजिए कि अफवाहें फैलाई जा रही थी, हम अफवाहों पर यकीन कर रहे थे, और उसके बाद जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन क्रिएट होता है ना, कि अब हमें कहीं से इसकी ऑथेंटिसिटी पता चले, वो नहीं पता चल रही थी। तो सोचा गया कि क्यों ना हम साहिवाल का अपना ही एक ऐसा सोर्स क्रिएट करें जिसके जरिए से हम अपनी साहिवाल की आवाम को, डवीएन साहिवाल के लोगों को साहिवाल के हवाले से आगाह करें, साहिवाल की तारीख के हवाले से आगाह करें। और इस वक्त इस पेंडेमिक में जो पिछले 2 माह से एक बड़ी क्रिटिकल किस्म की सिचुएशन पूरी दुनिया में फैली हुई है, लोग बहुत परेशान भी हैं। तो साहिवाल में क्या सिचुएशन है, साहिवाल की खबर क्या है, साहिवाल की आवाम खास तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान है कि उन्हें पता चले कि साहिवाल में क्या इंतज़ामात हैं, साहिवाल में क्या इंतज़ामात किए गए हैं, और डॉक्टर्स कितने अवेलेबल हैं, और हमें किस तरह से हम बच सकते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब, साहिवाल के पहले डिजिटल न्यूज़ चैनल के साथ मैं आपकी होस्ट सादिया आपके साथ लाइव हूँ। आप हमारे चैनल को जो है वो लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज है हमारा सेंटर साहिवाल के नाम से, centernews.pk। और इसी तरह से हम आपके साथ इंस्टा पे भी मौजूद हैं, और इसी तरह हम आपके साथ जो है वो ट्विटर पर भी मौजूद हैं। तो सोशल मीडिया की जितनी साइट्स हैं वहाँ पर हम आपके साथ मौजूद हैं। आप हमारे साथ रहें। आज का बेसिकली जो पहला प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमने खास तौर पर अपने आम पब्लिक के लिए अरेंज किया है। हमारे साथ आज मेहमान होंगे साहिवाल मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर जाहिद कमाल साहब, जो ओवरऑल लीड भी कर रहे हैं यहाँ साहिवाल के डॉक्टर्स को कोरोना के हवाले से भी जो टीम तश्कील की दी गई है उनको भी पूरा वो लीड कर रहे हैं। तो हमारा बेसिक पर्पस ये था कि आज हम उनसे बात करें और अपने आम आवाम को आगाह करें कि और उनके जहन में आने वाले सवालात के जवाब भी डॉक्टर साहब से उनको लेकर दें। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर जाहिद कमाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि थैंक यू व सो बरकातहू। मच। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो वो आजकल सिचुएशन इतनी क्रिटिकल चल रही है कि डॉक्टर्स के से टाइम लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कोरोना की वजह से। लेकिन बहुत शुक्रिया, आप साहिवाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और आपने हमें वक्त दिया। और इस वक्त साहिवाल के जो लोग हैं उनके जहन में जितना डिप्रेशन, एंग्जाइटी और जितनी सवाल चल रहे हैं, वो यकीनन इस वक्त थोड़े से रिलैक्स फील कर रहे होंगे कि आप लाइव सोशल मीडिया के जरिए से उनके पास अवेलेबल है। तो डॉक्टर साहब, आपको थोड़ा सा तारुफ, बिल्कुल थोड़ा सा जो मैंने करवाया, जो मेरे पास था वो मैंने करवा दिया, लेकिन इससे बहुत बेहतर ये है कि थोड़ा सा आप हमें अपने पेशे के हवाले से और अपनी पर्सनालिटी के हवाले से अगर बता दें। जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरी पैदाइश लाहौर में हुई, सारी बेसिक एजुकेशन वहाँ हुई। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से मेरी MBBS ग्रेजुएशन हुई। उसके बाद पाकिस्तान से मैंने आई सर्जरी में ट्रेनिंग ली। उसके बाद UK में 5 ईयर ट्रेनिंग ली। और फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। वहाँ से आई कैंसर सर्जरी और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में बिलखुसूस तखसीसी तरबियत हासिल। उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटीज तो थी बहुत ज़्यादा बाहर के मुल्कों में, पैसा कमाने के लिहाज से और पोजीशन के लिहाज से भी। लेकिन मुझे शौक ये था कि मैं अपने मुल्क आके काम करूं और इन ट्रू सेंस आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था, तो मुझे पता था कि एक आम आदमी का दुख क्या होता है। उसने जब अपने बच्चों का या अपनी फैमिली का तालीम करानी होती है या इलाज कराना होता है तो किस मुश्किल से गुजरता है। तो इसलिए यहाँ आके भी मुझे प्राइवेट सेक्टर में, अगर मैं कॉस्मेटिक सर्जरी में चला जाता तो बहुत ज़्यादा मुझे रिवार्ड मॉनेटरी मिलता, लेकिन मैंने पब्लिक सेक्टर में काम करने को प्रेफर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ पूरे पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस में मैंने काम किया। 6 मुख्तलिफ कॉलेजेस में काम कर चुका हूँ। और अब मेरी सिलेक्शन पंजाब गवर्नमेंट ने एज प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज की। इससे पहले मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में, मैं हॉस्पिटल में पढ़ा रहा था। तो लास्ट ईयर मैं यहाँ पे हूँ
और यहाँ के अवाम और यहाँ के डॉक्टर्स और लोग वाकई इतना दिल पजीर हैं कि मेरा जब इंटरव्यू हुआ तो मैंने फर्स्ट चॉइस इसी कॉलेज और इसी शहर को दी। और दूसरा, इस शहर से वाबस्तगी इस तरह भी है कि मैं अपनी फैमिली को थोड़ी देर के लिए लाया था, मैंने कहा चले आप आए मेरे साथ रहें देखें, और अब वो लाहौर जाने को तैयार नहीं, इसलिए हमने यही रहना, तो यही यानी किया है। साहिवाल में जो है वो आपके साथ साथ आपकी फैमिली का भी दिल लग चुका है अब। अच्छा, साहिवाल में लास्ट ईयर आपने साहिवाल जो है वो मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। साहिवाल अगर हम इसको कंपेयर करें बड़े शहरों के साथ तो कंपैरेटिवली छोटा शहर है। हम यहाँ पर ज्यादातर ये भी लोग बात करते हैं कि साहिवाल में स्कोप कम है जॉब के हवाले से, और मेडिकल कॉलेजेस इतने ज्यादा हैं कि आपके ख्याल में स्टूडेंट जो है वो साहिवाल मेडिकल कॉलेज में अगर उसका एडमिशन होता है तो वो क्या समझता है कि उसको एज कम्पेयर टू अदर मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर कितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी और कितना अच्छा स्टाफ हमारे पास अवेलेबल है? जी, देखिए, मैंने जैसे अर्ज किया कि मैं 6 मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ा चुका हूँ, और जो बड़े शहरों में बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें तादाद तलबा की बहुत ज़्यादा होती है। अब मसलन किंग एडवर्ड में मैंने पढ़ाया है, वहाँ 350 एक क्लास में होते हैं स्टूडेंट। इसी तरह फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी 350 होते हैं। तो ये साहिवाल मेडिकल कॉलेज में 100 की क्लास है, 100। दिस इज ऑल्दो नॉट वेरी आइडियल, लेकिन इट इज है कि नियर टू आइडियल। तो जो वाकई में मेडिकल एजुकेशन सही मानों में हासिल करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी जगह है, और ख़ासतौर पे यहाँ की फैकल्टी रिलेटिवली यंग है, और वो नई आइडियाज़ को, नई सोच को, नए तरीक़ों को अडॉप्ट करने में ज़्यादा रिसेप्टिव है, बजाय इसके कि जो बड़े मेडिकल कॉलेजेस में सीनियर फैकल्टी होती है वो एक चीज़ों में पक्के हो चुके होते हैं, वो नई जिद्दत पसंद नहीं होते। तो ये, क्योंकि मेरी इसमें भी स्पेशलाइजेशन है मेडिकल एजुकेशन में, वो मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली। वहाँ पे जैसे हमें कोई काम शुरू करने के लिए 2-3 महीने एक आइडिया को पहले हमें उस वर्किंग करनी पड़ी इतनी, और एजुकेटेड भी है, मोटिवेटेड भी है, और एनर्जेटिक भी है कि जो आइडिया इन्हें पसंद आता है ये उसको फौरी तौर पे अडॉप्ट करके और लगने में उसको इम्प्लीमेंट करने में लग जाए। इसकी मैं एक मिसाल दूंगा कि अब जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन थी तो गवर्नमेंट ने सारे इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए थे, और हमने ऑनलाइन मेडिकल एजुकेशन शुरू करने का प्रपोजल दिया, और हमारे फैकल्टी ने अडॉप्ट किया, और आप देखें कि मेडिकल कॉलेज में वी वर अमंग्स फर्स्ट फ्यू मेडिकल कॉलेजेस जो ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहे हैं। जबरदस्त, जबरदस्त। ये वाकई ये बहुत जबरदस्त एक इनिशिएटिव है, क्योंकि अचानक से जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, स्कूल अचानक बंद हुए, कुछ प्लानिंग नहीं थी, तो वो पेरेंट्स भी थोड़ा-सा वो डिप्रेशन का शिकार थे कि भई बच्चों का तो कोर्स जो था हमने प्लान किया हुआ था वो सारा वहीं रह गया। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका कि ऑनलाइन आपने अपने स्टूडेंट्स को जो है वो एक्सेस दिए एजुकेशन के हवाले से। अच्छा सर, अब हम थोड़ा-सा आते हैं उस एक एग्रेसिव और एक टेंस चीज़ की तरफ जो है कोरोना के हवाले से। सर, अगर बहुत मज़ीद आगे जाने से बहुत पहले तक अगर हम बात करें तो अभी तक इससे पहले हम वायरस सुनते थे कि जी फ्लू है, कफ है, ये कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं जिनसे बचना चाहिए। अचानक एक नया जो है वो वायरस आया कोरोना के नाम से, और वो एक ऐसा वायरस है जो बहुत तेजी से स्प्रेड होता है, और एक बहुत स्ट्रेंज वे है उसका स्प्रेड होने का। तो ये वायरस बेसिकली क्या है, किस तरह से फैलता है? जी, मैं समझता हूँ कि इसमें आपको ज़्यादा मालूमात तो डॉक्टर वसीम मेरे साथ मौजूद हैं, वो एक्सपर्ट हैं कोरोना के, वो बताएंगे। लेकिन मैं चंद गलतफहमियाँ हैं जो मैं चाहूँगा कि हमारे आवाम की दूर हो जाए। कोरोना कोई बिल्कुल नया वायरस नहीं है जो एकदम आ गया, ये पुराना वायरस है, और वायरसेस जो हैं ये एक बहुत ही खुर्दबीन से भी समझा हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं, इतने छोटे होते हैं। तो और जी ये बिल्कुल। थोड़ी थोड़ी बाद अपना समझे रूप बदल लेते हैं।
उनको बस कोई ऐसा नेचर ने ऐसी वो दी हुई है कि वो अपनी सर्वाइवल के लिए थोड़ी देर बाद एक नया बहरूप बदल के आ जाता है। तो इस दफा जिस बहरूप में आया है वो अनफॉर्चुनेटली शुरू में लोग इसको समझ नहीं पाए। इवन जहाँ बिल्कुल। चाइना से भी शुरू में जो डॉक्टरों ने आइडेंटिफाई कर लिया इंसिडेंटली, वो आई स्पेशलिस्ट ही था जिसने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया कि ये इस तरह के सिम्टम्स में मरीज आ रहे हैं। उनकी आंखें भी लाल है, उन्हें फ्लू की भी सिम्टम्स है, खांसी भी है, उनको खुश्क और बुखार भी है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये कोई वबा है। और चाइनीज गवर्नमेंट ने इनिशियली इसको बहुत ज्यादा रेप्रिमॉन्ड किया और कैद में भी डाल दिया, लेकिन बाद में साबित हुआ कि वो ठीक कह रहा था। और फिर अनफॉर्चुनेटली वो खुद भी इसी वायरस के शिकार होके एंड अल्टीमेटली ही डाइड। और उसको बहुत बड़ा अवार्ड दिया है चाइनीज गवर्नमेंट ने और माफी मांगी है। मेरे ख्याल में हमें साइंस और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों पर गौर करने की बजाय इसके जो फैसला हो जाए, जो मैं समझता हूँ चीज जिसपे हम लोग थोड़ा डिले हो गई और वो कर नहीं पाए, वो ये था क्योंकि ये सांस के जरिए जाता है। तो और बिल्कुल। वेक्टर कोई नहीं है, ये नहीं है कि कोई जैसे डेंगू मच्छर के जरिए जाता है या किसी और कीड़े के जरिए। ये सिर्फ इंसान से इंसान में जाता है या किसी जानवर भी जा सकता है जिसके भी जो लोग उसमें हो। तो वो डिस्टेंस करके इसको ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम्म। किसी पॉजिटिव इंसान है और उससे आप सिर्फ दूर होंगे, तो अगर वो खांसी का भी छींकेगा भी तो वो आप उससे निस्बतन बचने का ज्यादा चांस। इसी तरह दूसरी जो एहतियातें थी वो ये कि अपने चेहरे को कवर किया जाए मास्क के जरिए। वो अगर हो जाता शुरू में तो ही ना फैलता। मेरा ख्याल है चाइनीज गवर्नमेंट ने जल्दी इसको आइडेंटिफाई किया और उन्होंने एक्सट्रीम लेवल का लॉकडाउन करके और इसको वुहान में ही महदूद किया। और लेकिन उनकी कितनी कितनी आबादी वाले शहर हैं वहाँ उन्होंने जाने नहीं। और मैं समझता हूँ चाइना का एक और भी बड़ा एहसान है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल है 3000 से ज्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उनको आने नहीं दिया। हालांकि हमारी आवाम ने भी और उनके पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब के साथ हम लाइव हैं यहाँ पर अपने सेंटेड न्यूज़ साहिवाल के पेज के साथ, और यहाँ मैं अपने व्यूवर्स को जो हमें देख रहे हैं लाइव, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनको ये ज़रूर बताती चलूँ कि डॉक्टर साहब से आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप लाइव चैट में अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। यकीनन हम डॉक्टर साहब से वो सवाल पूछेंगे और डॉक्टर साहब उसका जवाब दे देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जो है वो मास्क की बात की, तो मास्क बेसिकली जब ये पेंडेमिक फैला था तो इसमें बेसिक जो दो चीजें ज्यादा हम लोगों को जिसपे फोकस करने का कहा गया था, वो यही कि आपने ग्लव्स पहनने हैं और मास्क पहनना है। ये मास्क के हवाले से भी जो है वो कुछ कंफ्यूजन चलती हैं कि किसी स्पेसिफिक टाइप का मास्क होना चाहिए या सिंपल। इवन हमने चाइना में तो ये देखा कि चाइना में उन्होंने सिंपल टिश्यू से भी बनाकर मास्क जो है वो पहने थे। तो क्या मास्क भी किसी स्पेसिफिक टाइप का मास्क आपको पहनना चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए, या आप होममेड मास्क किसी भी फैब्रिक से बनाकर भी पहन सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं? जी देखिए, इसके ऊपर ये बिल्कुल मुख्तलिफ मास्क की, क्योंकि इनके पोर साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके थ्रू क्या अगर वायरस जा सकता है। तो वायरस तो क्योंकि बहुत छोटा है, फैब्रिक के बिल्कुल। अंदर जो पोर साइज वो तो बहुत बड़ा होता है, तो वो फैब्रिक वाला तो इतना यूजफुल नहीं है। वो तो एट द मोस्ट डस्ट वाले से बचा सकता है। अलबत्ता इस तरह का मटेरियल जिसके अंदर वो एक कोटिंग भी होती है जिसको हम सर्जिकल मास्क कहते हैं, वो सर्जिकल मास्क भी। एक्चुअली हाँ वो काफी है आम लोगों के लिए। जैसे हम भी आम लोगों से मिलते हैं तो हमने ही पहना होता। अलबत्ता एक वो ब्रांड बन गया, हर चीजें देखें ना लोग, हर चीज में ब्रांड। जी K95 मास्क, तो वो जी जी सारी बिल्कुल। दुनिया भर उसके पीछे लगी। और मेरा ख्याल है कि हर चीज में बहुत ज्यादा कमर्शलाइजेशन भी होती है, तो वो इतना उसका हवा बना दिया कि जी बस वही जरूरी है। हालांकि वो सिर्फ उन लोगों के लिए जरूरी है जो किसी मरीज का ऐसा इलाज कर रहे हैं जिसमें उसके सांस की नाली से बहुत ज्यादा कोई वेपर्स निकलेंगे और उनको इन्फेक्ट हो। वो जो लोग आईसीयू में काम कर रहे थे या कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स पे काम कर रहे थे, उनको हम N95 मास्क रिकमेंड करते हैं। बाकियों के लिए ये आम सर्जिकल मास्क काफी होता है।
सही। और अगर हम ग्लव्स के हवाले से बात करें, इसमें खास तो एक मेरे ज़हन में बात आती है कि ज़िंदगी में बाकी बहुत सी चीज़ों के हवाले से तो हम शायद अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, बाज़ार नहीं जा सकते, हम वो कंट्रोल कर रहे हैं, शॉपिंग कंट्रोल कर रहे हैं, हमने स्कूल जाना छोड़ दिया, पार्क जाना छोड़ दिया, ये सब चीज़ें हमारे अपने कंट्रोल में हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन पैसे का इस्तेमाल हमें किसी न किसी हालत में करना है और एटीएम पे हमें हर सूरत में जाना ही पड़ता है। तो ये जो मास्क ये जो हम ग्लव्स पहनते हैं, ये कितने इम्पोर्टेंट हैं? और अगर सपोज हम एक आम गरीब आदमी की बात करें जो ग्लव्स अफोर्ड ही नहीं कर सकता, जिसको नहीं पता, तो क्या वो जो हम ऑल्टरनेट पे शॉपिंग बैग्स या इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं, क्या वो भी किसी हद तक प्रोटेक्टिव हो सकते हैं? बिल्कुल, देखें पॉलीथिलीन की कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आपको बैरियर एक बना देती है। उसमें खास तौर पे ये आम जो ग्लव्स पॉलीथिलीन के यूज होते हैं, बेकरीज वगैरह में लोग यूज करते हैं और बहुत सारे शेफ्स पहनते हैं, वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते। तो वो तो कोई भी यूज कर सकता है। और खास तौर पे जैसे आप कह रही हैं कि शॉपिंग पे जाते हुए बेहतर है कि वो पहन लिए जाएं। ये एहतियात अलबत्ता करें कि ये ग्लव्स भी जब पहने हैं तो ये चेहरे पे या मुंह पे या नाक के करीब इसको टच ना किया जाए, क्योंकि ये आपकी स्किन को तो बचा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कुछ सकती है जो भी इन्फेक्टेड मटीरियल है, तो वो आगे अगर आप टच करेंगे वो तो सारा आ जाए। अच्छा सर, हमारी एक व्यूअर है हिना अतीक, उनका एक क्वेश्चन ये है कि क्या ये वायरस जो है ये खुराक के जरिए से भी फैल सकता है? लाइक ये जो हम होम डिलीवरीज, क्योंकि रेस्टोरेंट्स तो हमने बंद कर दिए, तो हम होम डिलीवरीज के जरिए से जो फूड ऑर्डर कर रहे हैं, क्या कहीं इसके जरिए से भी हमें खतरा लाक हो सकता है कि हम जो है इफेक्ट हो जाएंगे? देखें ये वायरस अगर तो खाने के जरिए स्टमक में जाए तो इतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि ये बहुत नाजुक वायरस है, ये फौरन डिस्ट्रॉय जी। हो जाता है। सांस की नाली में जाए तो इफेक्टिव होता है। अलबत्ता जो होम, इसका मतलब फूड में तो नहीं होगा, वो आमतौर पे हम पाकिस्तानी तो हॉट फूड खाते हैं। अलबत्ता जो उसकी पैकिंग है या रैपर है, अब फर्ज करें कि वो जो डिलीवरी कर रहा है उसी ने अगर छींक मार दी उस पर और उसके ऊपर वो इन्फेक्टेड मटीरियल है, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आपके पास फूड आती है, मैं अपने घर में भी यही करता हूँ कि वो ग्लव्स पहन के हम उसका बॉक्स खोलते हैं और फिर दूसरा कोई इंसान वो उसमें से उठा लेता है। सही तो ये सही। ग्लव्स पैकिंग को हम ग्लव्स पहन के खोल लें, ये एहतियात करें। सही सही। अच्छा सर, सैनिटाइजर्स कितने इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट रोल बल्कि प्ले कर रहे हैं इसमें? जी देखें, जैसे मैंने अर्ज किया कि वायरस एक्चुअली बहुत नाजुक है, इसके पास एक आरएनए है, अपने उसके ऊपर एक कोटिंग है जो कि लिपिड की कोटिंग है, और वो आम अगर पानी में भी सादा साबुन से भी धो लें 30 सेकेंड्स, हम्म, 20 to 30 सेकेंड लगते हैं। और उसका एक तरीका है, ये गिनती अगर आज धोते हुए हाथ में अपने बेटे को भी सिखाया, वो 1 2 3 4 5 या उर्दू में बिल्कुल। 2 3 4 वो कर लेना 20 तक। और वो उस दौरान वो टैप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने व्यूअर्स को कि पानी की टैप बंद कर दें, क्योंकि हमारा वाटर का जो उसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा हो गया। तो आप साबुन बिल्कुल। लगाएं, उसको रबिंग करते रहें 20 से 30 सेकंड तक, उस दौरान वो गिनती कर लें। कुछ लोग कहते हैं कि जी इसमें आयत पढ़ने, मगर अगर बाथरूम में है तो वहां ना पढ़ें कोई ऐसी चीज। तो अलबत्ता पाक जगह पे वो भी कर सकते हैं, वो आप इसको रब करके और पूरा ईमानदारी से 20 सेकंड तक उसको वो अगर हाथ को धो लें आम साबुन से, कपड़े धोने वाला ही हो चाहे या और कोई लाल साबुन हो। एक्चुअली वो लाल साबुन ज्यादा इफेक्टिव है इनके, कोई खास बिल्कुल। इस तरह के बाकी कोई इतने अहम नहीं है। और अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ पानी अवेलेबल नहीं है तो सैनिटाइजर इसमें यूजफुल है। इसके लिए डब्ल्यू एच ओ की स्पेसिफिकेशन है। इसमें हम्म। इथिलीन इथाइल अल्कोहल को कहा जा रहा है कि जिसकी क्वांटिटी 70% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब वो मार्केट में बहुत सारे इस तरह के वो फेक भी अवेलेबल हैं जिनमें वो बिल्कुल। सही इंग्रेडिएंट नहीं है। इसको देखते हुए हमारी अपनी लैब जो है यहाँ की पैथोलॉजी की, इन्होंने ये एक सैनिटाइजर बनाया अपने डॉक्टरों के और उनके के लिए, नाम रियली ग्रेटफुल कि ये बहुत कम खर्च में ये हमने बना लिया और अपने अमले को मुहैया कर दिया ताकि वो महफूज हो जाए। तो जबरदस्त। ये देखिए, तो मुश्किल काम नहीं है, बल्कि मैं एक लिहाज से सोचता हूँ
कि वो पंजाबी में कहते हैं बाज़ दफ़ा कि कुब्बे को लात पड़ती तो वो भी निकल जाता है। हमें ये कोरोना एक बात समझनी चाहिए, इससे हमारी बहुत सारी हिडन जो क्वालिटीज थी वो सामने आ रही। अब आप देखिए, हमने खुद सैनिटाइजर बनाए, इससे पहले तो बाजारों से खरीदते थे, तो ये हम कर सकते थे। अब हमारी बेशुमार कंपनियां हैं जिन्होंने ये पीपीई, जिन्हें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और वो पूरा ड्रेस होता है, वो एक जी खास जी तरह जी जी। का लिबास, एक खास तरह के कपड़े से बनता है। वो पहले हम इंपोर्ट करते थे चाइना से या यूएसए या और जगहों से। अब हमारी बेशुमार कंपनियों ने बनाया और बहुत सस्ती हुई उसमें कीमत में बना दिया कई। और जी मैं बहुत सारे लोगों ने तो हमें डोनेट किया बना के, और कुछ हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मशहूर है, उन्होंने फंड्स मुहैया किए बल्कि जिससे हम इसमें हमारी हम हमेशा शिकायत कर रहे होते हैं कि ब्रांड्स जो है ना वो हमने लोगों को बड़ा ब्रांडेड बना दिया है। तो हमारी कुछ क्लोथिंग ब्रांड भी ऐसी हैं जिन्होंने डॉक्टर्स को स्पेशली जो है वो ये वाला ड्रेस जो है स्टिच कर कर दिया है। तो उसके लिए भी बड़ा अच्छी बात है कि एक ऐसे पैंडेमिक में जो है वो हम सब मिलकर काम करें। अच्छा सर, एक चीज जो आप बार बार हमें बताते हैं कि ये बहुत छोटा सा वायरस है और महज हाथ धोने से ही खत्म हो जाता है। हमारे एक व्यूअर है मलिक वहाब साहब, उनका सवाल ये है कि अगर नहाने से, हाथ धोने से ये वायरस मतलब खत्म हो जाता है, तो फिर इतनी जो है वो इतना डिप्रेशन क्यों क्रिएट किया जा रहा है, क्यों डराया जा रहा है हमें कोरोना वायरस से? वो इसलिए डराया जा रहा है कि मोस्टली जिन लोगों के ऊपर ये वायरस उनके जिस्म में शामिल भी हो गया होता है, उनको अलामात कोई नहीं होती, वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। तो जब तक हम, खासतौर पे जो शुरू में ऐसे था, जो लोग बाहर से आए थे, क्योंकि पाकिस्तान का नेटिव वायरस तो है नहीं, ये बाहर से, वैसे तो बड़े खुश बिल्कुल। होते हैं इम्पोर्टेड माल, तो ये इम्पोर्टेड माल हुआ जिससे हम खौफजदा होना चाहिए था हमें। तो वो अगर हम ये भी कि अगर हम अपनी सरहदों को अर्लियर कर देते तो हम शायद इससे बच जाते, लेकिन एनीवे वो एक इंटरनेशनल डिसीजन था जो बड़ी मुश्किल से हुआ और थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको काफी हद तक कंटेन करने में कामयाब हुए हैं। और अगर एक तरह देखा जाए तो पूरी दुनिया में, खासतौर पर यूरोप अमेरिका के मुकाबले में अगर हम देखें, तो हमारे मुल्क में इसका वो इफेक्ट नहीं आया। पॉजिटिव तो बहुत होंगे, लेकिन यह है कि हमारी आबादी अल्हम्दुलिल्लाह यंग आबादी है निस्बतन, और दूसरी ये है कि हमारी इम्यूनिटी भी निस्बतन बेहतर है बाकी ममालिक के बारे में। वो जो सारी उम्र हम जाली किस्म की फूड खाते रहे हैं, मिलावट वाली, उससे हमारा जिस्म बड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो इसलिए वो अल्हम्दुलिल्लाह वो लेवल नहीं आया। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं कि जो लोग एजिड हैं, उम्र रसीदा है, या उन्हें कोई ऐसी बीमारी है, शुगर की है, या कोई खुदा न खास्ता कैंसर की ट्रीटमेंट में है, वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, उनको इसका हम्म। अटैक हो सकता है और वो बड़ी शिद्दत ज्यादा है। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सर, आपने इम्यूनिटी की बात की और अभी रमजान शरीफ का महीना भी चल रहा है, तो हमारे बुजुर्ग जो हैं वो भी कुछ 50 से ऊपर जो लोग हैं रोजे रख रहे हैं, और कुछ बच्चों के अंदर भी जरा वो शौक होता है, 10 साल से ऊपर बच्चा हो जाए तो हम भी ट्राई करेंगे रोजा रखने की। तो रमजान में अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? देखिए, ओवरऑल जो अभी तक साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं, उनमें 1 महीने की फास्टिंग तकरीबन कैलकुलेट की गई है कि ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। इससे पूरी बॉडी का सारा सिस्टम, जिसको कहते हैं ना, ट्यूनिंग हो जाती है। तो जी जी। ओवरऑल रोजे से कोई इम्यूनिटी पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता, अगर डिपेंड करता है कि आप अपनी डाइट अप्रोप्रिएट रखें। अगर हमारा जोर पकौड़ों और समोसों पे हो जाएगा तो वो कोई खास इम्यूनिटी नहीं देती। उसकी जगह अगर हम फल खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, खासतौर पे जो विटामिन सी रिच फूड है, इसमें हम्म। बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है, जैसे अभी स्ट्रॉबेरी थे, या एक फल होता है जिसको हम चकोतरा कहते हैं, ग्रेप फ्रूट कहते हैं, उसमें जी बहुत जी जी ज्यादा। जी। और ऑरेंज का तो मौसम चला गया, न्यू माल्टा पिछले दिनों थे, लेकिन वो भी इसमें बहुत होता है। और कुछ नहीं हो तो लीमू ही, अगर पानी में लीमू डाल के, वाटरमेलन बहुत ज्यादा, हाँ जी, यानी वाटरमेलन बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन वाटरमेलन और खासतौर पर मेलन, तो जी जी। ये एक चीज अभी मेरे ज़हन में आई कि क्या ये दोनों फ्रूट अफ्तारी के बाद खाने से कहीं कोई डायरिया वगैरह
का इशू तो नहीं बन सकता? देखिए, अगर अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में लीजिए ना कोई चीज, तो नहीं कोई भी मसला होता। अलबत्ता मैं एक ट्रेडिशनल विजडम है कि जो वाटर हाई कंटेंट इस तरह के फल होते हैं, उनको खाने के बाद कहा कि फौरन पानी ना पिए, ये आप नहार मुंह लें। तो रोजे के बाद सबसे पहली चीज एक्चुअली फल ही लेनी चाहिए, और ये बेस्ट है फल जो आपने भी नाम लिया। फौरन सही बात। सही सही सही। अच्छा सर, एक एक और चीज जो आम लोग बात करते हैं कि जी ये वायरस क्योंकि बहुत छोटा होता है, इतना फौरन से अगर वही हम हाथ धो लें तो भी वो मर जाता है, खत्म हो जाता है। इसमें जो लोग एक दूसरे को जरा सजेशंस देते हैं कि गर्म पानी पीना चाहिए, तो क्या वाकई गर्म पानी जो है वो इफेक्ट करता है? जी, गर्म पानी ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए ज्यादा बेहतर है। वो ठंडा यख पानी पीने से गला भी खराब हो सकता है, और जिसका गला खराब होगा वो वल्नरेबल होगा। और अगर खुदा न खास्ता किसी में वायरस मौजूद भी है, तो उसको गर्म पानी पीने 700 पे हॉट स्टीम लेने से वो इसके लिए बड़ा इफेक्टिव है, क्योंकि ये वायरस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जैसे ही टेम्परेचर 37 से ऊपर जाता है, वायरस तो ये वायबल नहीं होता। सर इसमें जो एज फैक्टर हम देखते हैं पाकिस्तान में, अगर खास तौर पर हम देखें तो हमारा जो पहला पेशेंट बल्कि वो रिकवर भी हो गए थे, तो वो 30 की एज में थे। तो ये एज फैक्टर भी कहीं इसमें मैटर कर रहे हैं? देखिए, आमतौर पे तो यही कहा जा रहा है कि ये आमतौर पे सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा अफेक्ट करता है, लेकिन किसी पे भी हो सकता है। ये कोई एज ऐसी बात नहीं है, इवन बच्चों को भी इसने अफेक्ट किया है। तो ये है कि एज से कोई बिल्कुल ये एग्जेम्पशन नहीं है कि किसी एज में नहीं होगा। अलबत्ता ये है कि उसका इफेक्ट वो मुख्तलिफ आएगा। जितने यंग लोग होंगे वो इस वायरस को अगर उन पे अटैक होगा भी, तो वो अपनी इम्यूनिटी के जोर पे बाहर निकल आएंगे। लेकिन क्योंकि जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी इम्यूनिटी का लेवल कम हो गया होता है, तो वो इसमें से शायद कुछ परसेंटेज ना आ सके। और ये अब देखें, हमें अनफॉर्चुनेटली मीडिया किससे मैं गिल्ला भी करूंगा कि मीडिया ने इतना हाइप क्रिएट की, और मीडिया ने बहुत यूं मर गए, लुट गए, फला हो गया, इस तरह करके ना लोगों को एक जहनी तौर पे बहुत ज्यादा इसमें डिप्रेशन में डाल दिया। और वो ये ज्यादा बताना चाहिए कि गिलास आधे से कहीं ज्यादा भरा हुआ है। उन्होंने बस ये कहा जी लो जी मर गए और इतने मर गए और इतने। ये बताना चाहिए कि 98% जो एक्सपोज हो भी जाए, पॉजिटिव हो भी जाए, वो फिर भी सर्वाइव करे। तो आप ट्रू देखेंगे ट्रू। कितना सक्सेस रेट, ये आम फ्लू से भी बेहतर है इसका सक्सेस रेट, अगर आप इस तरह गौर करें। और आम हालात में देखें कि इतना खौफ क्रिएट कर दे रही हूँ, डेथ्स हो रही है। ओवरऑल हम देखें तो साहिवाल में एक्सीडेंट से रोजाना पूरे डिवीजन से 40 से 50 डेथ्स होती हैं, और वो सारी रुक गई हैं जब से ये कोरोना है। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा सर, हमारे एक व्यूअर है मोहम्मद अजहर साहब, वो पूछ रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है वो सबसे ज्यादा मतलब वो कौन सा सोर्स है जिसके जरिए से वो फौरन से सबसे जल्दी फैलता है? सबसे ज्यादा सोर्स तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही, जैसे हमने बताया ना कि जब कोई खांसता है या छींकता है और उसके पास दूसरा एक अनप्रोटेक्टेड बंदा मौजूद है जिसने अपने मुंह और नाक को कवर नहीं किया हुआ, तो वो कवर तो। नहीं किया हुआ। और इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये की जाती है कि जो पेशेंट है वो भी ये कवर करे, और जो बाकी दूसरे लोग हैं उसके आसपास वो भी कवर करें, तो फिर ये इतना ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। ये इवन 99% बैरियर में आ जाते हैं इससे। और अब आप देखेंगे अनफॉर्चुनेटली सोशल टैबू बन गया है। अभी कराची में जिस डॉक्टर साहब की डेथ हुई है, कार्डियोलॉजिस्ट थे, मैं भी उनकी जी स्टोरी पढ़ रहा था कि उन्होंने भी हेल्थ को फैसिलिटी को शुरू में इसलिए अवेल नहीं किया कि अगर मैं बुलाऊंगा हेल्थ प्रोफेशनल्स को तो मेरी फैमिली बदनाम हो जाएगी, यानी ये खुदा खास्ता इसको जिस तरह एक जमाने में लेप्रेसी को समझा जाता था, ये निजाम को लोगों ने इस तरह की इसको एक हैसियत दे दी। हालांकि एज ए हमें तो ये करना चाहिए था कि अगर किसी को अफेक्ट हो गया और वो क्वारंटीन में जा रहा है, तो हम बाकी कहते जी। हैं कि हम सपोर्ट,
और मेरा ख्याल है कि दूसरे गवर्नमेंट ने भी अपनी पॉलिसी रिवाइज कर ली है। जो कोई एजुकेटेड लोग पॉजिटिव हो भी रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट एग्री कर दी है कि वो अपने होम आइसोलेशन में जाते हैं। उनको हम लिख के भेजें कि ये 1 2 3 4 ये आपके लिए हिदायत हैं, अपने ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, ये नहीं करने आपको, क्योंकि आपकी अपनी फैमिली इफेक्ट हो सकती है। अगर वो घर में कर सकते हैं तो मे बी दैट इज बेस्ट, क्योंकि घर में रहने से उनकी इमोशनल वेलबींग ज्यादा होगी, वो खुराक ज्यादा बेहतर खाएंगे, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में होंगे और उनकी इम्यूनिटी का लेवल बेहतर होगा और वो जल्दी उससे रिकवर करेंगे, बजाय इसके कि हम उन्हें एक आर्टिफिशियल हॉस्पिटल। ट्रू ट्रू। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके साथ हमारी कमिटमेंट वही आधे घंटे की थी, तो वो लास्ट मिनट चल रहे हैं, तो आपसे आखिरी सवाल जो मेरे ज़हन में मेरे मेरे नज़दीक बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि इस वक्त में जब पूरी कौम और बल्कि पूरी दुनिया एक जो है ऐसे वायरस से लड़ रही है, तो उसमें हम ये कहें कि हमारी फौज जो है वो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी स्ट्रेंथ हमारे डॉक्टर्स हैं। तो डॉक्टर्स के लिए जो है वो कितनी प्रोटेक्शंस हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स का प्रोटेक्ट होना भी बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जी, शुरू में हमें ये चैलेंज आया था कि क्योंकि गवर्नमेंट उस लिहाज से तैयार नहीं थी, तो जैसे ही ये वायरस आया और हमारे पास उस लेवल के इक्विपमेंट मौजूद नहीं थे, तो हमारे मैं सैल्यूट करूंगा अपने स्टाफ को, हमारे यंग डॉक्टर्स को, हमारी फैकल्टी को, कि जब हमने उनके सामने सूरत हाल रखी और हमने बताया कि हमने ये गवर्नमेंट को तो लिख के दे दिया है, लेकिन गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है, उसके तहत चीज़ें पहुंचने में और फंड पहुंचने में टाइम लगेगा। तो अगर आप एग्री करें तो हम एक दिन की सैलरी हम डोनेट करते हैं सारे, तो एवरीबडी, और हमने जो एक दिन की सैलरी सबने डोनेट की, फिर हमारे और भी साथी मिल गए साहिवाल के, जिनको मैं कहना चाहिए ना, जो करते हैं अच्छी सोच वाले, सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, उन्होंने भी डोनेट किया और इस तरह हमारा 20-22 लाख रुपए का फंड हो गया जमा, जिससे हमने इमीडिएटली वो खरीदारी की है। थोड़ा सा गिला भी है कुछ ताजिरों से जिन्होंने मौके का नाजायज फायदा भी उठाया, इनमें वो अच्छे ताजिर भी हैं जिन्होंने आके हमें मुफ्त में डोनेट कर दी थी, तो जिन्होंने इसका फायदा उठाया वो अच्छा बात नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इमीडिएट की सारी प्रोटेक्टिव मेजर्स अवेलेबल हो गए थे। और उसके बाद अभी अगेन मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब ने विजिट किया हमारे हॉस्पिटल का और उन्होंने इनॉग्रेशन किया इमरजेंसी मेडिकल सेंटर का, और हमें 2.25 करोड़ से ज़्यादा का फंड देके गए, जिससे हमने ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सारे डॉक्टर्स के लिए ले लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम वेल इक्विप्ड हैं। और दूसरी एक और चीज़ में अल्लाह के एहसान और यहाँ के जो साहिवाल के लोग हैं उन सब की दुआएं हैं कि यहाँ पे ये वबा वो सूरत इख्तियार नहीं की जिसने जो दूसरे शहरों में की है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अभी तक भी हमारे तादाद 10 12 15 इस तरह की रेंज मेरी पूरे डिवीजन की अगर मिला भी और उनमें से भी रिकवरी का बहुत ज़्यादा हाई है। तो वी आर वेरी लकी अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे उस तरह से ये बीमारी नहीं आई। इसमें एक चीज़ अगेन मैं कहूँगा कि साहिवाल के लोग मेरा ख्याल है साहिवाल और इस रीजन से बड़े मोहब्बत करते हैं, और इसलिए मैंने नोट किया कि यहाँ से बाहर के मुल्कों में इतने ज़्यादा लोग नहीं गए। अब आप देखें कि गुजरात में ऑलमोस्ट एपी सेंटर बना कि गुजरात के लोग बहुत ज़्यादा स्पेन यूके और बाहर के मुल्कों में गए। तो यहाँ के लोग तो यहाँ से मेरे साथ जो ड्राइवर लाहौर जाते हैं वो 2 दिन बाद उदास हो जाता है कि बड़ी देर हो गई है करवाए। तो वो एक हमारी ब्लेसिंग रही, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के यहाँ पे बहुत कम लोग थे जो बाहर से, इसलिए यहाँ वो बीमारी वो ना। अगेन मैं गुजार बिल्कुल हूँ आपको चैनल का, जिसने खासतौर पे हमारे काजमी साहब और शाह साहब हमेशा ये इनिशिएटिव लेते हैं, और इन्होंने एक्चुअली हमें बहुत सारी चीज़ों में पीपीज में मास्क वगैरह में हेल्प भी किया, हमें इन्होंने खुद हमें डोनेशन दिया। तो मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म बार बार दिया जिसमें हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और क्योंकि ये वो जिस तरह आपने खुद कहा कि ये एहतियात इलाज से बेहतर है, और ये बीमारी ऐसी है जिसका इलाज तो है कोई नहीं, और अगर एहतियात से हम बच जाएं तो देन वी आर द विनर्स इंशाल्लाह।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। आपने अगेन आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया और हमने साहिवाल के हवाले से साहिवाल की आवाम तक साहिवाल की खबरें पहुँचाने के लिए जो एक छोटा-सा इनिशिएटिव लिया है, उसमें आप हमारे पहले मेहमान हैं, इसीलिए आप तारीफ़ में याद रखे जाएँगे। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक़्त दिया। अब इंशाल्लाह हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और उसके बाद हम डॉक्टर साहब को डॉक्टर वसीम साहब जो है वो उनको अभी हम लाइव लेंगे। ज़रा वो कैमरा अपना माइक वगैरह सेट कर लें। डॉक्टर वसीम जो है वो बेसिकली यहाँ पर साहिवाल में जो कोरोना की टीम है उसको हेड कर रहे हैं। डॉक्टर्स जो हैं उनको हेड कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो पल्मोनोलॉजिस्ट है यहाँ पर। तो पल्मोनोलॉजिस्ट है तो इस हवाले से जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है यहाँ पर, फोकल पर्सन है कोविड-19 के हवाले से। तो बेसिकली बहुत से ऐसे सवाल जो अभी मैंने डॉक्टर साहब से नहीं पूछे थे कोविड-19 के हवाले से साहिवाल में कितने केसेस हैं, साहिवाल में क्या सिचुएशन चल रही है, ये सब सवाल हम डॉक्टर वसीम साहब से करेंगे। डॉक्टर वसीम अभी लाइव आ रहे हैं। वो डॉक्टर साहब के साथ ही मौजूद थे लेकिन वो थोड़ा टाइम लगता है। और इसके साथ-साथ आपको अगेन जो है वो रिमाइंडर कि आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, हमारे पेज को लाइक करें, हम लाइव हैं और आप हमसे सवाल भी कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें अपना मौक़िफ़ पहुँचाने के लिए मौका दिया। डॉक्टर वसीम एक दफ़ा फिर आपका मैं डॉक्टर साहब का आपसे इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि डॉक्टर वसीम हैं पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और इसके अलावा फोकल पर्सन है कोविड-19 के हवाले से। तो डॉक्टर साहब हम बेसिकली वो जो हमने ज़रा टफ किस्म के क्वेश्चंस रखे हुए थे जो हमने डॉक्टर साहब से नहीं किए, डॉक्टर जाहिद साहब से, वो हमने सोचा आपसे करें क्योंकि साहिवाल के हवाले से लोगों में बड़ी तशवीश पाई जाती है कि साहिवाल में क्या कोरोना के पेशेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं? जी, साहिवाल में कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस के बारे में पहले मैं बताऊंगा कि इस वक्त तक साहिवाल में 28 केसेस ऐसे हैं जो पॉजिटिव थे कोरोना के। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 11 जो मरीज हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं और वो घरों का रवाना हो चुके हैं। इस वक्त हमारे पास 17 मरीज मौजूद हैं हाजी क्यूम हॉस्पिटल में। वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर कुछ खास अलामात नहीं हैं और इस बात की बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी सेहतयाब होकर बहुत जल्दी अपने घरों को चले जाए। ग्रेट ग्रेट। अच्छा सर, अगर हम टेस्टिंग की बात करें कोरोना वायरस के हवाले से तो साहिवाल में टेस्टिंग के हवाले से जो फैसिलिटीज हैं, ये सवाल है बेसिकली मोहम्मद बिलाल खान साहब ने किया है कि टेस्टिंग के हवाले से जो फैसिलिटीज हैं वो कहाँ पर अवेलेबल है। मतलब अगर किसी को शक है कि उसको है कोविड-19 के हवाले से वो सफर कर रहे हैं तो वो जाके कहाँ टेस्ट करवा सकते हैं साहिवाल में? जी, इसमें ये है कि हम लोगों ने हाजी क्यूम हॉस्पिटल को एक डेडिकेटेड हेल्थ फैसिलिटी बनाया हुआ है। इसके अलावा डीएसपी टीचिंग हॉस्पिटल में हमने एक कोरोना काउंटर रखा हुआ है। वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स 24/7 अवेलेबल हैं। तो अगर कोई शख्स जिसको कोरोना से मुताल्लिक अलामात हैं जैसे बुखार है, गला खराब है, तो वो वहाँ पर आ सकता है और कोरोना की फिल्ट्रेशन काउंटर वहाँ पर आके राब्ता कर सकते हैं। वहाँ के डॉक्टर्स फिर उनको आगे आइसोलेशन में भेजते हैं जहाँ पर हमारी टीम उनका टेस्ट ले लेती है। सही सही। अच्छा सर, इसमें स्पेसिफिकली हम अगर साहिवाल से थोड़ा सा साहिवाल को ब्रॉड करें, डिवीजन साहिवाल की बात करें तो उकाड़ा है, चीचावत्ती है, क्या यहाँ इर्द गिर्द के मतलब साहिवाल डिवीजन में जितने एरियाज आते हैं वहाँ के लोग भी टेस्ट के लिए साहिवाल ही में आते हैं? नहीं, इसमें जो गवर्नमेंट टेस्ट की जो फैसिलिटीज हैं वो हर तहसील लेवल तक वो कर दी हुई हैं। तो उकाड़ा में भी टेस्ट की फैसिलिटी मौजूद है और चीचावतनी में भी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की टीम मौजूद है कि अगर वहां पर कोई ऐसा मरीज हो जिसको कोरोना का शक हो या उसका किसी ऐसे पेशेंट के साथ कांटेक्ट हो जिसको कोरोना है तो टीम उसके घर जाके भी टेस्ट ले सकती है। तो टेस्टिंग की फैसिलिटी है ना वो वाइड स्प्रेड हमारे पास मौजूद है। बस ये है कि राब्ते की देर है। अगर कोई पेशेंट इस तरह का है जो बाहर से ट्रेवल करके आया है या जिसका किसी कंफर्म केस के साथ राब्ता रहा है, अगर वो टेस्ट करवाना चाहते हैं तो वो गवर्नमेंट का प्रोवाइडेड नंबर्स भी हैं और वो हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। सही सही। अच्छा सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज वो ये कि लाइक साहिवाल में अगर कोई पेशेंट है कोरोना के हवाले से
डायग्नोज होता है या आपको पता चलता है कि किसी एक एरिया में, अगर मैं स्पेसिफिकली अभी बात करूं तो एक बहुत रूमर चली थी कि साहिवाल में तारिक बिन जाद कॉलोनी में जो है वो एक खातून जो है वो उनको डायग्नोज हुआ और उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी और उनको फिर डॉक्टर्स या मतलब जबरदस्ती घर से लेकर गए। तो इज इट ट्रू? क्योंकि ये वो चीजें हैं जो फिर बाकी आम जो अवाम है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिप्रेशन क्रिएट कर देती हैं कि ये मतलब शायद कोविड का कोई पेशेंट नहीं हो गया, कोई एक मुजरिम हो गया बेचारा जिसको पकड़ के लेके जाया जा रहा है। असल में बात ये है कि अभी प्रोफेसर जाहिद साहब भी कह रहे थे कि कोरोना का जो वायरस है वो बड़ी तेजी से फैल सकता है अगर हम एहतियाती तदाबीर ना करें, और फैलने का चांस उन घरों में काफी ज्यादा है जहां 1 या 2 कमरे का घर हो और उसके अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो जब कोई पेशेंट पॉजिटिव आता है तो हम उसके जो क्लोज कॉन्टेक्ट्स होते हैं उनका भी हम टेस्ट लेते हैं और पेशेंट को हम हॉस्पिटल में पेशेंट की मर्जी के साथ ही शिफ्ट किया जाता है, और शिफ्ट करने का मकसद ये होता है कि उसके जो घर वाले हैं उनमें से किसी को वायरस है ना वो उस पेशेंट से ना लग जाए। तो जो केस पॉजिटिव होता है उसको हम उसकी इजाजत के साथ हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और वहां सिर्फ हम उसको इसलिए लेके जाते हैं कि वो आम पॉपुलेशन से अलग हो जाए जब तक पेशेंट दोबारा नेगेटिव नहीं हो जाता। और इस दौरान हम उनके घर वालों को टेस्ट करवाते हैं। अगर घर वालों में से किसी का टेस्ट घर में रहे, ये जो अगर कोई ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, बल्कि ये गवर्नमेंट की भी कुछ अर्से में पॉलिसी आ रही है कि अगर घर का साइज बड़ा है उसमें ऐसे कमरे मौजूद हैं जिसमें अटैच वॉशरूम हो और घर वाले पढ़े लिखे हों, तो हम कोरोना का जो सस्पेक्टेड केस है या कंफर्म केस है उसको हम घर में भी आइसोलेट कर सकते हैं। अच्छा सर, साहिवाल के साथ अगर हम देखें तो देहात बहुत ज्यादा अटैच हैं और ज्यादातर जो दही इलाके हैं वो डिपेंड साहिवाल सिटी ही पर करते हैं। तो कितना मुश्किल है, कितना आसान है? क्योंकि डेफिनेटली हम अवेयरनेस तो क्रिएट कर रहे हैं, लोगों तक, आवाम तक बात को पहुंचा रहे हैं, तो क्या दही इलाकों से भी कुछ लोग टेस्ट के लिए आप लोगों को कांटेक्ट किया या कोई कोरोना का केस किसी देहात से यहाँ हमारे पास कई हॉस्पिटल में आया? जी, सबसे पहले तो ये कि हुकूमत की तरफ से अवेयरनेस की जो कोशिशें हो रही हैं उसमें मीडिया ने बहुत अहम रोल प्ले किया है और माशाल्लाह मीडिया की वजह से हर छोटे बड़े घर में और हर इलाके में कोरोना के बारे में अवेयरनेस पहुंच गई है। और ये भी आपको बताना चाहूँगा कि जब से कोरोना का सिलसिला स्टार्ट हुआ है हमें देही इलाकों से और हर जगह से कॉल्स आती रही हैं। लोगों ने खुद ऐसे बंदों की निशानदेही की है जो फॉरेन ट्रैवल करके आए थे और जिनको कोई अलामात नहीं। तो एक एस्पेक्ट इसका ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस मौजूद है और उन्होंने ऐसे केसेस को पॉइंट आउट भी किया। दूसरी, जहां तक केसेस आने की बात है तो हमारे पास हड़प्पा से और चीचावतनी से भी पॉजिटिव केसेस आए हैं और उन केसेस के भी आने की वजह यही थी कि लोगों ने अपने आप को वॉलंटियर किया था टेस्ट करने के लिए। तो अब जो केसेस जहां जहां मौजूद हैं वो हमसे रब्ता करते हैं और हम वहां पर जाकर उनको कोशिश करते हैं कि उनको टेस्टिंग की फैसिलिटी दें। और अगर कुछ लोग जो प्राइवेट लैब से भी टेस्ट करवाते हैं वो भी पॉजिटिव आ जाए तो हम फौरी तौर पर उनको अलग करते हैं और उनके लवाहकीन का भी टेस्ट करवाते हैं। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अवेयरनेस के हवाले से देखा जाए तो हमारी आवाम इस वक्त वेल अवेयर्ड है और आवाम ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है मीडिया की कंप्लेन का और गवर्नमेंट की कंप्लेन। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम टेस्टिंग किट्स की बात करें तो साहिवाल में हमारे पास टेस्टिंग किट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं या हम सिर्फ यहाँ से सैंपल लेकर अभी भी किसी और शहर में भिजवा रहे हैं जहाँ से फिर हमें जो है वो उसकी रिपोर्ट आती है? जी, असल में बात ये है कि साहिवाल शहर के लिए साहिवाल शहर में लेबॉर्ट्री तो मौजूद नहीं है टेस्टिंग के लिए। उस सिलसिले में हमने लेबॉर्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिख के हमने गवर्नमेंट को भिजवाई। असल में इसके लिए टेस्ट आम लेबॉर्ट्री में नहीं हो सकता, हम किसी ऐसी लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाते हैं जिसके अंदर सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत हाई हो। क्योंकि अगर आप सैंपल लेते हैं और उसको अच्छे तरीके के साथ सेव नहीं करते, उसका मुआयना नहीं करते, तो लेबॉर्ट्री के स्टाफ में ये वायरस मुंतकिल हो सकता है और उससे पूरे शहर में फैल सकता है। इसको हम कहते हैं बायो सेफ्टी लेवल लैब। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि बायो सेफ्टी लेवल 2 या 3 एटलीस्ट होना चाहिए। तो ऐसी लैब बनाने में थोड़ा वक्त लगता है
अभी होता ही है कि यहाँ पर अगर हमने कोई टेस्ट लेना होता है तो वो टेस्ट लेने के बाद हम उस टेस्ट को लाहौर में, पंजाब हुकूमत की लेबॉर्ट्री है लाहौर में बर्डवुड रोड पे, वहाँ पे हम भेजते हैं क्योंकि वो सेफ्टी लेवल 3 पे पूरा उतरती है और वहां से फिर हमें विद इन 48 आवर्स उस टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है। सही। और सर अगर मैं इसकी प्राइस के हवाले से बात करूं तो अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे कयूम हॉस्पिटल है या सिविल हॉस्पिटल है वहां आते हैं टेस्ट देने के लिए, तो क्या जो कोविड-19 का टेस्ट है वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है? जी अच्छा, उसमें ये है कि एक बात ये भी बताना चाहूंगा कि कोविड-19 का खौफ अवाम के अंदर बहुत ज्यादा है। तो जब भी कोई पेशेंट आता है जिसका टेस्ट करवाने के लिए वो आते हैं तो पहले उनको डॉक्टर्स की एक टीम उनका मुआयना करती है और उनका इंटरव्यू करती है, और अगर उन्हें लगे कि कोविड-19 का टेस्ट करवाना है तो उसके बाद वो उनको आगे फर्दर रेफर करते हैं। हम कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसका एक्सरे करवाते हैं और एक ब्लड का टेस्ट है सीबीसी, उसको करवाने के बाद और मरीज की हिस्ट्री लेने के बाद, मुआयना करने के बाद फिर फैसला करते हैं कि क्या ये कोविड टेस्ट इनके लिए हमें इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक दफा जब फैसला हो जाए कि कोविड का टेस्ट हमने करना है तो उसके बाद फिर हम उस पर अमल दरामद करते हैं और वो टेस्ट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। सही सही। अच्छा सर, साहिवाल में बल्कि पंजाब ही की अगर हम बात करते हैं तो लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है और अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि रमजान है, तकरीबन मिड ऑफ रमजान में हम आ रहे हैं तो आगे ईद की प्रिपरेशन की वजह से थोड़ा सा लोगों के अंदर भी ये ख्वाहिश है और हमारे ताजिर बरादरी जो है वो भी थोड़ा सा जरा परेशान है कि उनका काफी लॉस हो चुका। तो एज अ डॉक्टर आप क्या समझते हैं, क्या हमें लॉकडाउन जो है वो उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन अब दे देनी चाहिए? क्या हम एक ऐसे फेज में दाखिल हो चुके हैं कि अब हमें कोविड-19 का उतना खतरा नहीं है, उसकी स्प्रेड का खास तौर पर? देखें, जो कोविड-19 है ये पेंडेमिक है और पेंडेमिक यूजुअली 6 से 7 माह तक उसका सिलसिला चलता है। पाकिस्तान में पहला केस 26 या 27 फरवरी को रिपोर्ट हुआ था। अब उस वक्त से लेकर अब तक 2 माह और कुछ दिन हो चुके हैं। अगर पेंडेमिक के हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त हम वायरस के केसेस के पीक फेज की तरफ जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि मई का महीना केसेस के स्प्रेड के लिए और केसेस बढ़ने के हवाले से ना वो काफी बुरा साबित हो सकता है। तो एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर और एज ए डॉक्टर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, अगर वो मजीद कुछ अर्सा चले तो इससे फायदा ये होगा कि केसेस का तेजी से बढ़ना वो कुछ कम हो सकता है। तो बेहतर पॉलिसी तो यही है कि लॉकडाउन और जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो एहतियाती तदाबीर हम कर रहे हैं उनको हमें कंटिन्यू करना चाहिए ताकि केसेस का आना स्लो हो जाए। अगर लॉकडाउन को ओपन कर दिया जाए एकदम से और लोग एहतियाती तदाबीर छोड़ दें तो उसका बुरा नतीजा ये निकलेगा कि एकदम केसेस की तादाद बढ़ जाएगी और हमारे हॉस्पिटल्स पे इतना रश हो जाएगा कि डॉक्टर उन पेशेंट्स को मैनेज नहीं कर सकेंगे। और ये चीज इटली में और यूके में बड़ी अच्छी तरह दुनिया ने देखी है कि वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज कम पड़ गई। तो बेहतर यही है कि लॉकडाउन के मरनी करनी भी है तो इसमें एहतियाती तदाबीर कंटिन्यू की जाए और इसके अलावा सिलेक्टिव लॉकडाउन ओपनिंग की जाए और रश वाली प्लेसेस को अवॉइड किया जाए। सही। सर आप पल्मोनोलॉजिस्ट भी हैं, उस हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, गंदम की कटाई जो है वो चल रही है और ये वो वाला सीजन होता है कि जिसमें जो दमे का मरीज होता है उसको सांस का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ज्यादा होना शुरू हो जाता है। और अगर हम कोविड-19 की बात करें तो उसमें भी बेसिकली जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो ब्रेथलेसनेस एक बहुत बड़ी सिम्टम बताई जाती है कि उसमें भी ये वाला प्रॉब्लम होता है। तो हम इन दोनों में जो है वो किस तरह से जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दमे का पेशेंट जो है वो कितनी जल्दी कोविड-19 का शिकार हो सकता है, या अगर गंदम की कटाई की वजह से किसी को जो बहुत पुराना पेशेंट है क्या उसको एहतियातन आकर अपना कोविड का टेस्ट करवा लेना चाहिए फिर? अच्छा, इसमें ये है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सांस की जो खराबी है वो गंदम की कटाई वाले पेशेंट, जो भी अस्थमा के पेशेंट्स हैं पुराने, उनके अंदर भी मसला हो सकता है।
और कोविड में भी मसला हो सकता है। अब इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स हिस्ट्री में देखते हैं और कुछ उनके एग्जामिनेशन पर देखते हैं। आपको ये भी है कि जो फीवर इसमें कोविड के जो पेशेंट्स हैं इनके अंदर फीवर और सोर थ्रोट ये इजाफी अलामात होती हैं। तो जिन लोगों को गंदम की कटाई की वजह से एलर्जी का प्रॉब्लम होता है उनमें बुखार और ये गले का मसला ना ये यूजुअली नहीं होता। सेकेंडली हमारे पास पैरामीटर ये है कि दोनों कोविड का केस और एस्थमा का केस, इसका जब हम मुआयना करते हैं तो इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स डिफरेंट होती हैं और वो उनसे हम फर्क कर सकते हैं। तीसरा फिर पैरामीटर हमारे पास लैब टेस्टिंग का है और एक्सरे का है। एस्थमा के पेशेंट में और कोविड के पेशेंट की एक्सरे में डिफरेंस होता है। एस्थमा का पेशेंट उसका एक्सरे नॉर्मली क्लियर होता है, उसमें कोई खास फाइंडिंग्स नहीं होती। कोविड-19 का जो पेशेंट है उसके एक्सरे में हमें निमोनिया के पैचेस मिल सकते हैं और इसके अलावा मजीद टेस्ट जैसे सीबीसी काउंट है। तो ये हैं चीजें। अच्छा, लेकिन इसमें ये भी बात है कि कोविड का मर्ज एक सेहतमंद आदमी को ज्यादा मुतासिर नहीं करता, ज्यादातर ये उन लोगों को मुतासिर करता है जिनकी उम्र ज्यादा है या जिनको पहले से कोई अमराज मौजूद है। तो एस्थमा के जो मरीज हैं उनके अंदर कोविड होने का चांस आम आबादी की निस्बत थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस मरीजों को यही मशवरा है कि अगर किसी मरीज को इस मौसम में आके मौसमी सांस का मसला पैदा हुआ है तो वो अपनी रूटीन की मेडिटेशन उसको कंटिन्यू करे। लेकिन अगर उसे लग रहा है कि उसके साथ में बुखार है, गला खराब है और सांस का मसला उसकी रूटीन की मेडिकेशन इनहेलर वगैरह से नहीं ठीक हो रहा, तो तब वो डॉक्टर से रिव्यू कर सकते हैं। कुछ सवाल हमारे व्यूवर्स भी हमें भेज रहे हैं सर। ये उस्मान नासिर साहब है, उन्होंने सवाल किया है कि अगर हमें ग्रोसरी वगैरह की शॉपिंग के लिए मार्केट जाना पड़े तो हमें जो है वो किस किस्म की जो है वो हिफाजती इक़दाम करके घर से निकलना चाहिए? जी, उसमें पहले तो पर्सनल प्रोटेक्शन आ जाती है कि घर से बाहर निकलें तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें, चाहे शापर वाले ग्लव्स पहन लें, मास्क पहनना चाहिए और शॉप पर चले जाएं तो कोशिश करें कि शॉप में एक सेफ डिस्टेंस कायम है। हमारे जो दुकानदार लोग हैं उनको भी चाहिए कि शॉप में एक वक्त में एक या दो लोगों को आने की इजाजत दें और उनको ग्रोसरी की खरीदारी करके जब वो बाहर चले जाएं तो तब नए लोग आएं। अगर एक ही जगह पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो उसमें वायरस ट्रांसमिशन का खतरा काफी ज्यादा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करेंसी नोट्स के हवाले से है कि वायरस की ट्रांसमिशन में करेंसी नोट्स का भी बहुत ज्यादा रोल है। तो करेंसी नोट्स को ग्लव वाले हाथ के साथ आप पकड़ सकते हैं और वॉलेट के अंदर डाल सकते हैं। और थर्ड इसमें फैक्टर ये आ जाएगा कि ग्रोसरी खरीदने के बाद अगर आप घर आए तो ऐसी चीजें जिनका खराब होने का खतरा नहीं है उनको आप कुछ देर के लिए 1 या 2 दिन के लिए अलग रख सकते हैं सॉपर्स में से निकाल के, और जो चीजें जिनका खराब होने का खतरा है उनको आप अच्छी तरह वॉश करके उनको रख सकते हैं और वापस आने के बाद आप अपने जो ग्लव्स हैं उनको डिस्कार्ड कर दें और हाथ को सैनिटाइजर या साबुन के साथ अच्छी तरह वॉश कर लें। तो मेन इसमें चीज ये है कि सोशल डिस्टेंस बरकरार रखा जाए, चाहे किसी भी इवेंट के लिए घर से बाहर जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया अभी 2 दिन पहले। एक न्यूज चल रही थी जो कहीं इंटरनेशनल मीडिया के जरिए से थी कि कोविड-19 के जो भी पेशेंट हैं जो रिकवर भी हो चुके हैं विद इन 4 मंथ उनके लंग्स जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसमें किस हद तक सच्चाई है? देखिए, कोविड-19 के अगर 100 पेशेंट्स को होगा तो उनमें से 80 पेशेंट्स ऐसे होंगे कि जो मामूली नज़ला जुकाम के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और उनके लंग्स पर कोई असरात नहीं होंगे। बाकी जो 20 पेशेंट हैं उनमें 15 ऐसे होंगे जिनके लंग्स पर मामूली असरात होंगे। सिर्फ 5 ऐसे पेशेंट हैं जिनमें सीवियर असरात होंगे। अच्छा, एक दफा जब कोई कोविड से सेहतयाब हो जाता है तो उसके बाद उसके लंग के अंदर जो फेफड़े के अंदर जो डैमेज है उसका दोबारा होने का कोई चांस नहीं है। जितना डैमेज बीमारी के दौरान हो चुका है वो उतना ही रहेगा, बाद में ज्यादा होने का कोई चांस नहीं। सही। अच्छा सर, सपोज एक फैमिली के अंदर अगर एक कोविड-19 का पेशेंट डायग्नोज होता है तो घर छोटा है अमूमन, अगर हम साहिवाल की बात करें या हम देहात की बात भी करें तो छोटे घर हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप एक पर्सन जो है वो अपने आप को अपने घर में ही क्वारंटीन कर ले। हमने उस पेशेंट को तो वहां से ले लिया, बट हमारे लिए जो है वो इलाका, वो एरिया जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन में आ जाएगा।
तो देन अगर एक इलाके से, एक गली से या एक मोहल्ले से एक पेशेंट हमें कोविड-19 का मिलता है, हम उसको हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, क्वारंटाइन कर देते हैं, तो बाकी उस इलाके में मजीद प्रोसेस गवर्नमेंट की तरफ से फिर क्या किया जाता है? देखें, कोविड-19 का जो पेशेंट है उसके दो तरह के कॉन्टैक्ट होते हैं। एक कॉन्टैक्ट होता है हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट, जो क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, उसके घर में रह रहे होते हैं, और कैजुअल कॉन्टैक्ट होता है। तो जो कैजुअल कॉन्टैक्ट हैं उन पर तो हमें इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होती। अगर किसी घर में एक बंदा पॉजिटिव आ गया है तो उसका जो हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट है उनको हम अलग कर देते हैं, और फौरी तौर पर उनके भी हम टेस्ट भिजवाते हैं, और उनको जब तक टेस्ट नहीं आ जाते तब तक हम उनको एक क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखते हैं। साहिवाल में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है वो क्वारंटाइन फैसिलिटी है। जैसे ही उन पेशेंट्स के रिजल्ट आते हैं उसकी रोशनी में हम फैसला कर लेते हैं। अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो उन्हें हम हाजी कयूम हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं। अगर टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो हम उनको वापस घर जाने की इजाजत दे देते हैं। इसके अलावा हम मरीज से हिस्ट्री लेते हैं और उससे ये सवाल करते हैं कि पिछले 4, 5, 6 दिनों में कौन बंदा है जिसने उसके साथ 15-20 मिनट से ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो हम उन सब लोगों के भी टेस्ट करवाते हैं। तो कोशिश हमारी ये होती है कि मरीज के क्लोज कॉन्टैक्ट जिन्होंने मरीज के साथ 15, 20, 25 मिनट का टाइम स्पेंड किया है उनको हम अलग कर लें और उनके टेस्ट करवा लें। और सर अगर हम मैन पावर की बात करें, क्योंकि डेफिनेटली इस सब में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो डॉक्टर्स प्ले कर रहे हैं, और आप हैं, आपके साथ पूरी टीम होगी। हम अगर साहिवाल में मैन पावर की बात करें तो क्या, कितनी मैन पावर है? कहीं शॉर्टेज हमें कहीं महसूस हो रही है या हमारे पास इनफ स्टाफ मौजूद है? जहाँ तक हेल्थ केयर स्टाफ की ज़रूरत है तो उसमें ये बहुत अच्छी बात है कि साहिवाल में इस वक्त 3 पल्मोनोलॉजिस्ट मौजूद हैं और जो राउंड द क्लॉक अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनमें से एक मैं हूँ, बाकी 2 मेरे साथी हैं। तो बहुत कम इलाकों में इस तरह 3 स्पेशलिस्ट उस चीज़ के मौजूद है। तो इस लिहाज से साहिवाल एक लकी एरिया है कि यहाँ पर पल्मोनोलॉजिस्ट का कवरेज मौजूद है। इसके अलावा हमारे जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, मेडिकल के साथी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमले की जहाँ तक बात की जाए तो अमले की शॉर्टेज इस लिहाज से है कि हमारा जो BHQ हॉस्पिटल है उसमें OPD सर्विसेज भी जारी हैं, उसमें जो सीरियस मरीज हैं उनके ऑपरेशंस भी जारी हैं, वार्ड में दूसरे अमराज के जो मरीज हैं वो भी दाखिल हो रहे हैं। तो इस लिहाज से शॉर्टेज तो है, लेकिन इस सिलसिले में मैं जो डॉक्टर कम्युनिटी है उनको फिर आगे तफसील पेश करना चाहूँगा कि अपनी जान को खतरे में डाल के वो लोग मुसलसल ड्यूटीज भी कर रहे हैं। हमारा हाजी क्यूम हॉस्पिटल में जो अमला बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है और वो लोग मरीजों को बहुत अच्छी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये थोड़ी मजबूरियां तो हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये वक्त ऐसा है कि जिसमें हमें छुट्टी या रिलैक्सेशन उसका हम सोच नहीं सकते। तो अल्लाह ताला अच्छा वक्त लाए, ये वायरस खत्म हो गया तो फिर उसके बाद रिलैक्सेशन का टाइम वो आ जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी हम टीवी पर देख रहे थे, पिम्स हॉस्पिटल की एक डॉक्टर थी जो मुतासरा है और पिम्स का कुछ स्टाफ है जो मुतासर हुआ। तो सर उस हवाले से अगर हम सेफ्टी किट्स की बात करें तो क्या साहिवाल में हमारे डॉक्टर्स के पास इनफ सेफ्टी किट्स जो है वो मौजूद है? जी, अच्छा, शुरू में जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त हमारे पास सेफ्टी किट्स का कुछ मसला था। उसमें प्रिंसिपल साहब ने भी जिक्र किया कि हमने डॉक्टर्स ने बड़ा जेनरसली कंट्रीब्यूट किया और उसके बाद हमने कुछ किट्स खरीदी। उसके बाद हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी रीइंफोर्समेंट मिल गई। तो जहाँ तक किट्स की बात है तो उसमें हमने पूरी कोशिश की है कि जो डॉक्टर्स कोविड के कंफर्म मरीजों को देख रहे हैं, उस वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, उनको हम पूरी किट्स प्रोवाइड करें। इसके अलावा हमने इमरजेंसी BHQ की इमरजेंसी में काम करने वाले डॉक्टर्स, OPD में काम करने वाले डॉक्टर्स, उन सबको PTs या हिफाजती किट्स वो प्रोवाइड की हैं। और वक्त के साथ साथ हिफाजती किट्स की तादाद में इजाफा हो रहा है और जैसा मैंने बताया कि मई में मजीद केसेस आने का चांस है। तो हम अपने हर डॉक्टर को ये बात एडवोकेट कर रहे हैं कि वो किसी भी जगह पर ड्यूटी पर हो तो वो मास्क और इसके अलावा ग्लव्स और गॉगल्स इनका इस्तेमाल जरूर करें। तो किट्स के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी सूरत हाल सलीबख्श है। अगर खुदा न खास्ता पेशेंट्स की तादाद में इजाफा होता है तो फिर इसमें शॉर्टेज या कमी का वो इम्कान हो सकता है, लेकिन अभी जितने पेशेंट हमारे पास मौजूद हैं उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह किट्स हमारे पास मौजूद है। अच्छा सर, बार्बर शॉप्स हमने क्लोज कर दी,
और बार्बर शॉप्स क्लोज करने के बाद डेफिनेटली सोशल मीडिया इतना बढ़ चुका है कि हम उसकी जो है वो बहुत सी मीमीज बनाकर जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। ये बार्बर शॉप और कॉलर्स जो है क्या ये बहुत जबरदस्त क्या तेजी से फैलाने वाला सोर्स है कोविड-19 को? जी, इसमें ये है कि बार्बर के पास क्योंकि एक ही शॉप में या पार्लर में देखें तो वहाँ बहुत सारे क्लाइंट्स उनके पास आते हैं, और उनमें से अगर कोई भी एक क्लाइंट बार्बर या पार्लर का जो मेन पर्सन है उसको ट्रांसमिट कर दे तो उससे तमाम हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट होने का चांस मौजूद है। तो क्योंकि वो बार्बर शॉप्स या पार्लर्स वो एक कंजेस्टेड एरियाज हैं, वहाँ एक वक्त में 4-5 लोग भी आ रहे हैं तो वो जगह पूरी क्राउडी हो जाती है। तो नो डाउट बार्बर शॉप्स और पार्लर्स दे आर ए सोर्स ऑफ स्प्रेड, लेकिन उसमें फिर एहतियाती तदाबीर वही आ सकती हैं कि बार्बर के पास एक वक्त में एक बंदा जाए, जब वो एक क्लाइंट को फारिग कर ले तो उसके बाद अपने इंस्ट्रूमेंट्स को डेटॉल वगैरह के साथ वॉश करे, खुद भी मास्क पहने, क्लाइंट्स भी मास्क पहने। तो इस सूरत में थोड़ी बहुत एहतियात है ना वो हम कर सकते हैं। सही। अच्छा सर, अगर दो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो जो इंटरेक्शन है उसमें अगर 5 मिनट आपने और मैंने बात की आमने सामने बैठकर, और सपोज कि अगर मैं सफर कर रही हूँ कोविड-19 के हवाले से, लेकिन मैं उस हवाले से अवेयर नहीं थी, लेकिन हमने एक जो है स्पेसिफिक डिस्टेंस पे बैठकर बात की, उस 5 मिनट के डिस्टेंस पे भी की कॉन्वर्सेशन में भी क्या कोविड-19 के फैलने का खतरा है? या अगर हम बात करें कि आप और मैं एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर बैठकर बात कर रहे हैं लेकिन हमारी कॉन्वर्सेशन का ड्यूरेशन ज्यादा है तो कोविड-19 के फैलने का खतरा ज्यादा होगा? देखें, कोविड के फैलने के लिए 2 फैक्टर्स वो इम्पोर्टेंट है। पहला डिस्टेंस है और दूसरा ये है कि जो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं क्या उन्होंने मास्क पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ। अगर आप किसी बंदे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं और आपका जो डिस्टेंस है वो 6 फुट से ज्यादा है और आप कन्वर्सेशन एक ओपन एयर जगह पे कर रहे हैं तो आपका कोविड होने का चांस बहुत कम है। लेकिन अगर यही कन्वर्सेशन आप एक क्लोज प्लेस में कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अब आगे गर्मियां आ रही हैं तो आप एक ऐसे कमरे में बैठे हुए हैं जो क्लोज्ड है, उसमें एसी चल रहा है, तो उसमें फिर कोविड का जरासीम लगने का ज्यादा चांस है। इसी तरह अगर एक पेशेंट 2 बंदे बात कर रहे हैं और उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ और उनमें से कोई एक बंदा कोविड का जरासीम मौजूद है उसके अंदर, तो वो कोविड फैलने का ज्यादा चांस है। लेकिन अगर उन दोनों लोगों ने मास्क पहना हुआ है तो कोविड फैलने का चांस 100 में से सिर्फ 5% है। तो इसमें बात वही आ जाती है कि दोनों हर बंदा मास्क यूज करे और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखे और कोशिश करे कि अगर किसी से बातचीत करनी है, मिलना है, तो घर के अंदरूनी हिस्से में बैठें, कुछ लॉन यूज करें, बाहर ओपन एयर में बैठे जाए, वायरस लगने का चांस वो इंतहाई कम। अच्छा सर, एक जो चीज बहुत ज्यादा अभी साहिवाल में मैंने लोगों के अंदर फैलती हुई देखी कि मदर्स या खासतौर पर पेरेंट्स जो हैं वो जब ज्यादा कॉन्शियस हुए हैं तो उन्होंने अपने बच्चों को खौफ से मलेरिया की दवाई पिलानी शुरू कर दी। एक कहीं ये कॉन्सेप्ट चला कि अगर हम ये इससे जो है मलेरिया की दवाई पिलाने से हम कोविड-19 से बच सकते हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा कि ये बात किस हद तक सही है, क्या वो मेडिसिन वाकई इफेक्टिव होती है और क्या वो विदाउट एनी सिम्टम पिलाना जो है वो कितना खतरनाक हो सकता है? जी जी, देखिए मलेरिया के लिए तो बहुत सारी अद्वियाँ यूज होती हैं, उनमें से कुछ स्पेशल अद्वियात थी जिनके लिए कोविड में इफेक्ट के बारे में बात की गई थी। उसमें क्लोरोक्विन है और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, ये 2 दवाइयाँ थी। तो इसमें कहना ये है कि बगैर किसी अलामात के और बीमारी से बचाव के लिए इस दवा का इस्तेमाल वो बिल्कुल मना है। ये जो दवाई है क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये दिल के रिदम और रफ्तार पे असर डालती है और इसकी वजह से सडन डेथ भी हो सकती है। तो अभी भी जो इंटरनेशनल डिफरेंट स्टडीज हैं और बाकी मामलात हैं उसमें यही बात साबित हुई है कि ये क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो मलेरिया की दवा है ये उन पेशेंट्स को देनी चाहिए जो कोविड के कंफर्म्ड केसेस हों और जिनको कोविड की वजह से नमूनिया हो गया हो। एक आम बंदा जिसको कोविड का कोई मसला नहीं है उसको ये दवाई देना मुनासिब नहीं है। बिल्कुल यही पॉलिसी हुकूमत पंजाब ने भी अपनाई है और जो पल्मोनोलॉजिस्ट का एक्सपर्ट बोर्ड है उसने भी यही फैसला किया है कि क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन
कोविड के कंफर्म केस को दी जाएगी और उस केस को दी जाएगी जिसको नमूनिया हो चुका है। बाकी कोविड का अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको नमूनिया नहीं है और कोई अलामत नहीं है, उसको भी ये दवा नहीं देंगे। तो वहां से यही गुजारिश है कि इस दवा को किसी डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स में दिल की धड़कन खराब होना और अचानक मौत भी शामिल है। बहुत शुक्रिया सर, आपने ऐसे वक्त में जो है वो हमें वक्त दिया और आम आदमी तक आपकी रसाई हुई। बहुत से सवाल थे जो लोगों के जहनों में थे, और खासतौर पर ये जो आखिरी सवाल है ये वो था जो जिन्होंने माओं को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था कि उनको पिलानी चाहिए या नहीं पिलानी चाहिए। अच्छा सर, आखिर में जाते जाते कोई पैगाम हम हमारी टीम को, हमारे साहिवाल डिवीजन के लोगों को आप देना चाहें तो वो जरूर दीजिए। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जैसे न्यूज़ में भी आ रहा था कि लॉकडाउन है, उसमें नरमी की जा रही है और शायद लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म किया जाए। लेकिन मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की या एक दूसरे से फासला रखने की पॉलिसी है, उस पर लोग अमल दरामद करें। मास्क का इस्तेमाल वो बिल्कुल वैसे ही करें जैसे पहले कर रहे थे। हाथ वॉश करें और सारी एहतियाती तदाबीर पर अमल करते रहें, क्योंकि पाकिस्तान में जो कोविड के केसेस हैं उनकी तादाद अभी मुस्तकिल है। रोजाना 1000-1100 इतने पेशेंट वो आ रहे हैं और ये तादाद लगता है कि मई तक में चलती भी रहेगी। तो जरूर शॉपिंग वगैरह या इन मामलात के लिए जरूर जाएं, लेकिन एहतियात का दामन वो नहीं छोड़ना चाहिए। एहतियात वो मुसलसल जारी रखें और उम्मीद है कि अगला तो बहुत अच्छा वक्त भी आएगा और हो सकता है कि 1-2-3 माह के बाद कोविड के केसेस है ना वो खत्म हो जाएं। तो ये पैगाम यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियात है ना उसको जारी रखें। अच्छा, आखिर में आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारी आवाज़ जो है उसको आवाम तक पहुँचाने का जरिया बने, और इसके अलावा हाजी एहसानुल हक खान साहब, हमाद काजमी साहब और बाबर सिद्दीकी साहब, इनका भी शुक्रिया कि वो इस चीज़ के लिए जरिया बने। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा भी आपके साथ इसी तरह हम लोगों को मालूमात पहुँचाने का जो है वो जारी रखें। इंशाल्लाह सर, आपके साथ सेशन चलते करते रहेंगे हम लोग लोगों तक मालूमात पहुंचाने के लिए। एक बार फिर शुक्रिया हमारी टीम की तरफ से। जी दोस्तों, ये तो था हमारा लाइव और हमारे centralnews.pk साहिवाल डिवीजन के पहले डिजिटल चैनल का पहला लाइव सेशन। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा और इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होती रहेगी नए मेहमानों के साथ, नई शख्सियात के साथ। और आप हमें ये जरूर गाइड कीजिएगा कि आप किस मौजू पर, किस हवाले से जानना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हम यकीनन उस लिहाज से प्रोग्राम आपके मुताबिक तरतीब देंगे। सादिया विद लाइव हम डिफरेंट पर्सनालिटीज के साथ जो है वो हफ्ते में 3 दिन आपके साथ इंशाल्लाह आएंगे। तो आखिर में मेरी टीम की तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। महदूद रहें, महफूज रहें।